तैमूर खान ने सर्द आह भरी और अब्दुल बारी को देखा। आप परेशान ना हुआ करें, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तैमूर खान ने बेबसी से उसे देखा। अगर उसने मुझे मुआफ ना किया तो? उनकी आवाज भीग रही थी। फिक्र नहीं करे, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखे। उसने तैमूर खान को कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने सर अस्बात में हिलाया। खुश रहा करे, मेरी खातिर ही सही। उन्होंने सर अस्बात में हिलाया। इन्हें हौसला देता हुआ उनके कमरे से निकला। वो सीढ़ियां उतर रहा था कि नैना से टकराया। उफ! नैना ने बेख्तियार उसके बाजू का सहारा लिया। देख कर नहीं चल सकती? वो चिढ़ कर बोला। तुम बचा जो लेते हो, क्या जरूरी है देखकर चलना? नैना ने शौकी से देखा तो बारी की नजरें उसके हसीन चेहरे से होती उसके लिबास की तरफ उठी। जीन्स के साथ टॉप पहने वो शायद कहीं जाने के लिए आ रही थी। उसके गहरे गले के बवट से नजरें चुराता वो इसे साइड पर करता सीढ़ियां उतर गया। जबकि खुद को यूं नजरअंदाज किए जाने पर नैना का खून खौल उठा। चाचू, आप मर क्यों नहीं जाते? मेरी बारी को मुझसे छीन लेना चाहते हैं आप? अल्लाह करे आप कभी अपने मकसद में कामयाब ना हो। तैमूर खान के कमरे की तरफ निगाह करते उसने जी बढ़ के कोसा और उनको बददुआएं दी। तुम जलील और एक हराफा हो। तुम ही नहीं, तुम्हारी माँ भी यही कुछ थी। ये जुमला उसके कानों में कई ताज़ियाने की तरह लगा था। उसने नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी नैना को देखा। उसकी आंखों में जमाने भर की नफरत थी। उसका दिल कटने लगा। आंसू उसने पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होती। वो खुद को बेबस पा रही थी। उसने शिद्दत से आंखें मीच ली, जैसे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से और वहां से गायब हो जाएगी। ये सब कुछ बदल जाएगा। इर्द गिर्द बहुत से स्टूडेंट्स मुतवज्जा हो चुके थे और अब अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। उसका जी चाहा जमीन फटे और उसमें समा जाए। आसपास चामुगोइयां होने लगी थी। सरगोशियों की जगह अब आवाजों के साथ दबी दबी तंजिया हंसी की आवाजें भी शामिल हो गई थी। ये एक तवाइफ की बेटी है। आवाजें उसके ताक्कुब में थी। आंसू थे कि बहते ही जा रहे थे। आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी किताबें समेटती एक नजर यूनिवर्सिटी के गेट पर डाल दी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इतनी कमजोर तो वो कभी भी नहीं थी। लोगों की बातें अब भी उसके कानों में पड़ रही थी, मगर उसने कान बंद कर लिए थे। वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। अजियत थी कि बढ़ती जा रही थी। गेट से बाहर निकलकर वो एक रिक्शे का इंतजार कर रही थी। वो पैदल ही चल पड़ी। उसे अभी भी अपने पीछे लोगों की पुरतपिश नजरें महसूस हो रही थी। माँ के छिन जाने का दुख उसका कलेजा काट रहा था। उनको गए अभी 4 दिन ही तो हुए थे। जितनी तेज वो चल रही थी उतनी तेजी से उसके आंसू भी बह रहे थे। होश की दुनिया में कदम रखते उसने खुद को लाहौर के एक खस्ता हाल में घर पाया। जरूरियात जिंदगी उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके बात पूरी कर जाती थी। उसने अपनी माँ को हमेशा एक खौल में ही बंद पाया था, चुपचाप सी अपने काम से मतलब रखने वाली। बस कभी कभी वो हैरान होती थी कि उसकी माँ 45 साल की उम्र में भी जवान लगती थी। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें बहन समझ लेते थे। उसकी माँ बेहद खूबसूरत थी। कभी कभी वो अपनी माँ के चेहरे को देखकर खो सी जाती थी। जमाने की सख्तियों ने उसे पैसे पत्थर बना दिया था। वो खुद भी किसी से ज्यादा मिलती मिलाती नहीं थी और ना इसे दोस्त बनाने की इजाजत थी। राबेल इसकी वाहिद दोस्त थी जो उसके घर के करीब ही रहती थी। उनका घर मोहल्ले के बाकी घरों से कदरे बेहतर हालत में था। उसके अब्बू किसी मल्टीनेशनल फर्म में जॉब करते थे। राबी के घर में आने जाने पर उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो जब भी उनसे अपने बाप के बारे में पूछती तो वो जवाब दे बिना उठ जाती थी। अपनी माँ का ग्रेज महसूस करते नूर ने बाप के हवाले से उनसे सवाल करना छोड़ दिया था। इंटर के बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे उनके घर के हालात में कुछ सुधार आने लगा। पढ़ाई में तो वो शुरू से ही बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप पर यूनी में दाखिला मिल गया, जहाँ से वो एमबीए कर रही थी। उनकी जिंदगियों में तूफान तब उठा जब एक दिन कोई वक्कास नाम का आदमी उनके घर तक पहुंच आया था, जिसे देखकर सिदरा खातून बहुत खौफजदा हो गई थी। उसके आने पर उन्होंने इसे रावी के घर भेज दिया था। जब सिदरा ने उसे घर में घुसने ना दिया तो गजबनाक होकर चीख चीख कर सब लोगों को इकट्ठा कर चुका था। और फिर जैसे नूर की दुनिया अंधेर हो गई। उसे जो कुछ सुना उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वो सब लोग इन्हें लानत मलामत कर रहे थे। उनके किरदार को बुरी तरह निशाना बनाया गया। उसने माँ को बाहों के कमजोर घेरे में लेते उनके आंसू साफ किए थे। सिदरा ने एक नजर बेटी के चेहरे पर डाली। मुझे माफ कर दो नूर। उन्हें बाहों के घेरे में लिए वो घर के अंदर चली आई। जो कुछ भी था, इस हालत में वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती थी। उसकी दुनिया तो माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म थी। सिदरा खातून पहले भी कहाँ बोलती थी, अब तो वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो इन्हें जबरदस्ती खाना खिला देती तो वो खा लेती, नहीं तो पहरों यूं ही बैठी रहती। पहले वो अपनी पढ़ाई के ख्याल से अलग कमरे में सोती थी, मगर वो माँ के साथ अब सोती थी।
ان کے پاؤں دباتے اسے نہ جانے کون سا سکون ملتا تھا۔ اس کی عادت بنتی جا رہی تھی، آج بھی انہیں دباتی ہوئی سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی ماں چھپ کر گٹ گٹ کر رو رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ انہوں نے بھی اسے اپنی ممتا کی آغوش میں لے لیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے اسے ممتا لوٹاتے خود سے قریب کیا تھا۔ امی، اس نے عقیدت سے پکارا، رویا مت کرے، لوگ تو بادشاہ کے پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے، مجھ سے پوچھے آپ میرے لیے کیا ہے؟ خدا نے مجھے دنیا میں جنت سے نوازا ہے آپ کی صورت میں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امی آج تو زبان کھول دے، بتا دے مجھے میری اور اپنی حقیقت۔ اس طرح گٹ گٹ کر جینے سے بہتر ہے مر جانا ہوتا ہے۔ سدرا کچھ پل خاموش رہی، پھر اپنی زندگی کی پوری کتاب اس کے سامنے ورق ورق کھول دی۔ کاشی، تیری دی تو بڑی سونی ہوتی جا رہی ہے۔ خانوں کو پتہ ہے نا، ہر لڑکی پر ان کی نظر ہوتی ہے، کبھی بھی اٹھا کر لے جائیں گے، اور عزت تو اپنی دی کی شادی کرتے۔ کاشی نے پریشانی سے ساتھ بیٹھے غفورے کو دیکھا، کہتا تو ٹھیک ہے، پر اچھا رشتہ بھی تو آئے۔ میری دی کو ایک بہت میں نے ناز سے پالا ہے، میں اسے کیسے… وہ فوراً چپ ہوا، مگر کاشف سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حسین صحت مند لڑکی، گورا رنگ اور گلابی گال، موٹی موٹی سرمئی آنکھیں اور چھوٹی سی ناک کے ساتھ جب وہ گداز لبوں سے بولتی تو سامنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ ایسی ایک صبح تھی جب وہ قریب ہی اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا اور دوپہر ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپسی کے راستے پر اٹھتے اس کے قدم اسے نہ جانے کن راہوں کا مسافر بنانے والے تھے۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ تھوڑا سائڈ پر ہوئی، مگر اس کے برابر آ کر وہ رک گئی تھی۔ اس شخص کی نگاہیں تو بس اس کے نوخیز حسن کے دیدار میں بھٹک رہی تھی۔ گاؤں میں اس قدر حسین لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تیمور خان نے گاڑی سے باہر آتے اسے نظر پڑ کر دیکھا۔ سدرا بھی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی ہینسم اور خوبرو تھا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ کون ہو تم؟ اس گاؤں کی نہیں لگتی۔ تیمور خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر جھٹکا۔ میں تو اسی گاؤں کی ہوں، آپ نئے لگتے ہیں، میرے راستے سے ہٹے۔ وہ دھوپ کی تمازت سے جلتی لہجے میں بولی تو تیمور نے پھر سے اس کا راستہ روکا۔ حد یہ ہے کہ اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے حسین حیران نقوش میں جیسے کھوتا جا رہا تھا۔ پہلے بتاؤ کس کی بیٹی ہو؟ وہ ضد پر آ رہا تو اس نے بھی دانت پیسے۔ کاشف کی بیٹی ہو، پورے گاؤں میں مشہور ہے کاشی کی دکان۔ اس کے جلے بنے انداز پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا، ویسے میں جس چیز کو چھو لوں وہ میری ہو جاتی ہے، اب دیکھتا ہوں تم کب تک میری ہوتی ہو۔ اس کی بات پر سدرا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ چھڑایا۔ تیمور خان خوبصورت مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، دیکھنے والے دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ رئیس باپ کی اولاد تھا، زندگی کو جینے والا، اس پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ سدرا نے اس کے قریب سے گزرنا چاہا تو اس کا کندھا تیمور خان کے کندھے سے ٹکرایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بھاگ کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ایک سنہری شام اس کا رشتہ تیمور خان کے لیے آیا۔ گھر کا چھوٹا سا صحن لوازمات اور مٹھائیوں سے بھر گیا تھا۔ اس کے ابا اور اماں کو تو جیسے اس رشتے کے لیے راضی کیا گیا۔ شادی کے بعد میں جیسے ہواؤں میں وہ اڑنے لگی۔ ایسے محبت کرنے والا شوہر۔ تیمور مجھے بہت چاہتے تھے، اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئے۔ زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی، سکون ہی سکون تھا زندگی میں۔ لیکن سکون میں پہلا کنکر تب گرا جب میں پہلی بار گھر سے نکل کر مارکیٹ گئی اور وہاں مجھے تمہارے بابا کے دوست ملے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کھینچے کھینچے ہی رہنے لگے تھے۔ میں ان کے پاس جاتی تو وہ رخ بدل لیتے، اور پھر وہ دن بھی آیا جس کے طوفان میں سب کچھ بہہ گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ تبھی رومان خان ہمارے گھر آیا۔ میں دروازہ کھول چکی تھی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں تیمور کو فون کرنے والی تھی کہ رومان نے میرے ہاتھ سے فون لے کر دور پھینکا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس شخص نے میرا دوپٹہ میرے سر سے کھینچا اور میری چیخ نکل گئی۔ تبھی تیمور بھی آ گئے، مجھے بنا دوپٹے کے دیکھ کے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا، اور میں ہکا بکا اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ تیمور نے رومان کو بنا کوئی بات سنے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہو ہی گٹیا خاندان سے، کمین لوگ، اس لیے آج میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ وہ لوٹی پھوٹی واپس اپنی ماں کے پاس چلی آئی، لیکن وجود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے اس شخص سے محبت کی تھی، لیکن وہ محبت بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اعتبار کر سکا۔ اس کی ماں اور ابا اس کے پہلے کی طرح خیال رکھتے تھے، وہ ان کی آنکھ کا تارا تھی۔ پھر اسے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔
उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। बेटी की पैदाइश के बाद वो सिर्फ बेटी के वजूद में ही गुम होकर रह गई थी। जब तक माँ बाप रहे उसकी जिंदगी में सुकून रहा। वो नौजवान थी, हसीन थी, लोगों की मुंह जोर बातें उसने तंग आकर घर छोड़ दिया था। उसके पास उसकी माँ और उसके अच्छे खासे जेवर थे जो उसके काम आ गए थे। छोटा सा घर हासिल करने के बाद उसने काम की तलाश शुरू कर दी। पढ़ी लिखी तो वो नहीं थी कि कहीं कोई काम करती। शुरू में जहाँ कहीं काम के लिए जाती तो मेरी खूबसूरती के देखकर कोई मुझे काम न देता। जिंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे जीना था अपनी बेटी के लिए, नूर हाला के लिए। उसकी माँ ने उसकी आंसू साफ किए, तुम कभी कमजोर मत पड़ना, और जब कभी किरदार पर बात आ जाए तो यही समझना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने देना। तुम्हें और अल्लाह को तो पता है ना तुम क्या हो। कमजोर पड़ जाओगी तो लोग तुम्हें नोच खाएंगे। उसकी माँ पहली बार इस तरह की बातें कर रही थी। आप मेरे पास है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो उनकी गोद में सर रखे सो गई थी। दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करते रही। फजर के बाद दोनों सोए। अगली सुबह जब नूर की आंख खुली तो उसकी माँ इस दुनिया में उसे अकेले छोड़कर खुद अपनी नींद सो गई थी। उसके आंसू मुंजमद हो गए थे। अभी तो अपनी माँ की अजियतों का अजाला करना चाहती थी, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। एक रात में उसने न जाने क्या क्या ख्वाब बुन लिए थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। पड़ोसियों ने कफन दफन का इंतजाम किया, और जब जनाजा उठाने लगे तो उसकी और उसकी आहो बुकार सुनकर हर आंख नम हो गई। उसे सब्र आता भी कैसे। उसकी माँ उसकी जिंदगी का सारा बोझ और दुख साथ लिए इस दुनिया से चली गई थी। जाने वाले चले जाते हैं, अपने पीछे रह जाने वाले को भी सब्र आ ही जाता है। आज वो यूं नहीं रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ के जनाजे पर आने वाली उसकी राबी को उसकी असलियत पता चल गई थी। और यूं से निकलते उसको सोच लिया था कि अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। इन्हीं सोचों में से पता ही न चला कि वो कब घर पहुंची। वो होश में आई तो खुद को अपने घर के बाहर खड़े पाया। घर में राशन खत्म होने को था, और उसके पास जो भी पैसे थे सभी खत्म हो गए थे। उसने सोच लिया था कि वो जॉब कर देगी। उसका तलीमी रिकॉर्ड अच्छा था। एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। उसकी सीवी पर एक नजर डालकर शख्स ने तवज्जो से उसे देखा और उससे उसकी माँ का नाम पूछा तो उसकी आंखें भर आई। सिद्रा खतून। उसने मुख्तसर जवाब दिया, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कंपनी वर्कर्स को अच्छा बोनस भी देती है। वापसी पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली थी। घर आते ही नवाफिल अदा करने के बाद उसने रो रो कर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी ये मुश्किल हल हो गई थी। अब्दुल हादी आज पूरे एक हफ्ते बाद जर्मनी से लौटा था। अपने बिजनेस को फैलाने के चक्कर में वो दिन रात बुलाए बस काम कर रहा था। आज वो ऑफिस आया था। अभी वो ऑफिस में आकर बैठा ही था कि तभी उसे गाजी की कॉल आई। भाई, आप कहाँ हैं? जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाएं। मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। उसने लब नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आता हूँ। अगले 15 मिनट तक वो गाजी के सामने बैठा था। बारी ने अपने आगे रखी फाइल पर एक नजर डाली। उसका मतलब ये भी वही है जिसकी मुझे तलाश थी। गाजी ने सर अस्पात में हिलाया। 100% राइट। मैं देखना चाहता हूँ उसे। बारी की धड़कनें तेज होने लगी। गाजी ने लैपटॉप उठाकर कैमरा खोलकर उसके सामने कर दिया। वो अपने वजूद को मुकम्मल ब्लैक अबाया में छुपाए पहली नजर में बारी की तवज्जो का मरकज करी। लैपटॉप पर नजरें जमाए किसी गहरी सोच में गुम था। ये वही हो सकती है जिसकी मुझे तलाश थी, इतनी पुरवकार और बाहया। आज वो नाश्ता किए बिना ही घर से निकल आई थी, तो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी कि इससे पहले कि वो लिफ्ट लेती, उस शख्स ने उसे हाथ के इशारे से रोका। तो उसने इसे घूरा। आपको कोई मसला है? मेरा पहले जाना जरूरी है। ये कहकर वो लिफ्ट में घुस गई और साथ ही फ्लोर का बटन भी पुश कर दिया। बारी ने सर से पांव तक देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुलते वो तेजी से बाहर भागी। उस लड़की की हड़बड़ाहट देखकर न चाहते हुए बारी के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगे। लड़की तो आंखों से ही आफत है, न जाने चेहरा क्या खसक जाएगा मुझ पर, वो सोचता हुआ मुस्कुराया था। ऑफिस से छुट्टी का ख्याल जहन में रखते ही फजर की नमाज के बाद वो सो गई थी और जी बढ़कर सोई थी। वो नाश्ता बना रही थी जब बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? वो मन मनाई और चाय के नीचे आग स्लो करती, दुपट्टा अच्छी तरह फैला लेती दरवाजे तक गई। कौन? उसने हल्की आवाज में पूछा। अब्दुल बारी, दरवाजा खोले। मुझे आपसे एक फाइल पर थोड़ा डिस्कस करना है। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। मतलब वो खड़ूस छुट्टी वाले दिन भी उसके सर पर सवार होने वाला था। हद ये कि उसके घर तक पहुंच गया था। उसने जल्दी से चेहरा छुपा लिया और दरवाजा खोल दिया। सामने वो अपनी गजबदार पर्सनालिटी के साथ नक्सक से तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में देखता वो बोला,
आप अंदर आ जाए सर, उसने गली में देखते हुए कहा तो नजर गाड़ी में बैठी बुजुर्ग खतून पर गई। साथ एक लड़की भी बैठी थी जो नूरे हाला को बहुत तवज्जो से देख रही थी। आपके साथ वो, उसने बारी से पूछते गाड़ी की तरफ इशारा किया। तो बारी पहली बार मुस्कुराए। मेरी फैमिली है, दरअसल हम कहीं जा रहे थे तो मुझे काम याद आ गया तो आपकी तरफ चलाया। उसे होठों को गोल किया मगर दिल में थोड़ा सुकून सा उतरा। कम से कम वो उस शख्स के साथ अकेली तो नहीं थी। आप प्लीज इन्हें अंदर ले आए, ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसके कहने की देर थी कि वो बुजुर्ग खुतून को खुद गाड़ी से उतारने लगा। वो लड़की बहुत मोहब्बत और अपनाइत से उससे मिली और बुजुर्ग खुतून ने तो उसे बाकायदा सीने से लगाया। वो हैरान परेशान उन्हें बैठक को ले आई थी। आप बैठे, मैं अभी आते। जल्दी से चाय कपों में डालकर उसने अलग से बिस्किट और नींबू भी रख लिए। अभी वो कप रख रही थी जब वो लड़की उसके पीछे चली आई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते हुए उसे देखती रह गई। आपने तो फट से चाय बना ली। वो मुस्कुरा दी। नहीं, पहले से बना रही थी। नाश्ता आज देर से बना रही थी, छुट्टी की वजह से। मगर आपकी छुट्टी तो गई, भाई अभी काम पर लगाने वाले हैं आपको। वो हंसी तो इसलिए मुंह बनाए, इसलिए मैं और आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती। वो कायदे आजम के कॉल के पाबंद है ना, काम काम काम। उसकी बात पर वो खुले दिल से हंसी थी। वैसे मेरा नाम सनम खान है, और आपका? उसने खुद ही अपना तारीफ कराया। मेरा नाम नूरे हाला है। उसने ट्रे उठाते ही मुख्तसिर जवाब दिया। वो दोनों साथ ही बैठक में चली आई। बारी अपनी बीजान से कोई बात करता खामोश हुआ था। बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, तो मेरे पास बैठो। उन्होंने हाथ पकड़ कर उसे करीब बिठा लिया। सनम ने चाय बारी की जानी बढ़ाई तो उसने सनम को घूरा। वो जानती थी कि बारी चाय नहीं पीता, मगर फिर भी उसने कप थाम लिया। बेटा, घर में कौन कौन है, अम्मी से मिलवाऊं? उन खुतून ने मोहब्बत से पूछा तो उसकी आंखें भर आई। अम्मी की डेथ हो गई है अभी 15 दिन पहले, मैं अकेली हुआ। उसकी बात पर सबने उसे देखा। बारी ने लब खींचकर कप लबों से लगाया। बीजान ने उसे साथ लगाकर थपका, उसके आंसू साफ करे। तभी बारी ने एक फाइल उसके सामने बढ़ाई। उसे देखते वो समझी, फिर मुझसे डिस्कस करे। उसने फाइल थाम दी। उसका नाश्ता तो बस हो चुका था, लकाक के पीछे वो बनाकर रह गई थी, जबकि बारी की नजरें उसकी उठती गिरती पलकों पर थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान, उन्हें सलाम करता उनके करीब बैठ गया। उनके सलाम का जवाब देते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। बीजान, कोई बात है क्या? उन्होंने एक सर्द आह भरकर अपने पोते के चेहरे पर नजर डाली। कुछ नहीं, बस दिल बहुत उदास है। बच्ची घर में अकेली है और दिल को परेशानी लगी हुई है। मैं तो उसका चेहरा भी देख नहीं पाई। तुम ना होते तो वो चेहरा खोल कर बैठती। वो गहरा मुस्कुराया। आप फिक्र न करें बीजान, वो अकेली जरूर है, मगर गैर महफूज नहीं है। मैंने अपने बंदों का पहरा लगा रखा है। बीजान ने मशगूल नजरों से उसे देखा। मेरे दिल को सुकून नहीं है बारी, उसे घर ले आओ किसी भी तरह। बारी को लगा कि वो रो देगी। बारी ने उनके हाथ थाम लिए। परेशान मत हो, इसी घर में आएगी, क्योंकि आपकी बहू तो वही बनेगी। निकाह करूंगा उससे। बीजान ने बेयकीनी से उसे देखा। वो कहाँ शादी करने के खिलाफ था और अब वो उनके आगे झुकता उससे प्यार लेकर अपने कमरे की जाने पड़ गया। आज वो बिना किसी बहाने के उसके कमरे में उसके सामने खड़ा था। तेज हवा उसके बाल बिखेर रही थी। अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ उसे एक लम्हे को मस्मराइज सा कर गया था। अपनी गिरीन आंखों से उसे देखता वो गहरा सांस भर गया। आप प्लीज घर मत आया करें, लोग बातें करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके और मेरे स्टेटस में कितना फर्क है। लोग तो नहीं समझेंगे ना कि आप मेरे बॉस हो। उसने रखाई से जवाब दिया। मुझसे निकाह करोगी? अचानक उसने ऐसी बात कह दी कि वो हैरान नजरों से उसका चेहरा देखती रह गई। आप होश में नहीं लगते मुझे, चले जाए यहाँ से। और ये मुमकिन नहीं किसी सूरत। अपनी बात कहकर वो जाने लगी तो बारी ने उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा। यही वो लम्हा था जब तेज हवा के झोंके ने उसके चेहरे पर से निकाब हटा दिया और उसकी बाजू के हल्के में थी। बारी ने उस लम्हे का तसव्वुर नहीं किया था। वो यकटक उसे देख रहा था। उसकी सुरमई आंखों की दिलकशी उसे खींचती जरूर थी, मगर उसका मुकम्मल चेहरा देखते ही जिसे वो सब कुछ भूल गया। वो लब पेंच कर उसे हिसार से निकलने की कोशिश में थी जब बारी ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम गाल को छुआ। तुम जानती हो किसको इनकार कर रही? अब्दुल बारी खान को, जिसके एक इशारे से लड़कियां जान देने को तैयार हो जाए। वो बुरी तरह मछली, मगर उसके बाजू की गिरफ्त मजबूत थी। वो मुस्कुराया। उसकी कुर्बत में सुर्ख पड़ रही थी। छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है, हाथ मत लगाए मुझे, भूल जाए मुझे। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि बारी के हाथ की उंगली गाल पर होती नूरे हाला के लबों पर ठहरी। मैं हाथ नहीं मुंह भी लगाऊंगा, उसकी आवाज सलब करता हुआ बेबाकी से बोला। तो नूरे हाला ने उस शख्स की बेशर्मी को जिसे सलाम किया। उसके कान के करीब झुकते गंभीर लहजे में बोला,
मेरी बात याद रखना, मैं अपना हक किसी को नहीं देता, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कल तैयार रहना। उसका गाल थपक कर उससे दूर हुआ। वो मुजस्समा बनी वहीं खड़ी रह गई, आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए, कोट के बटन बंद करता हुआ बिरूंगी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके जाते ही नूर ने अपना रुका सांस बहाल किया। या अल्लाह, बेड बैठे बैठाए किस मुश्किल में फंस गई। वो सर पकड़ कर रो रही थी। नूर, अगर वो इज्जत से तुमसे निकाह करना चाहता है तो चुपचाप उसकी बात मान लो ना। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि वो तुमसे निकाह क्यों करना चाहता है, जबकि इसने तो तुम्हारा चेहरा भी देखा नहीं। रावेल ने एक नजर पेशानी पर रखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। तो वह नजरें चुरा गई। कहीं लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला तो नहीं? उसने शौकी से नूर को कहानी मारी। बकवास बंद करो, ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करती। न जाने ये मुसीबतें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, कुछ सोचते हैं। रात भर जागने के बाद वो सुबह उठी तो उसका सर भारी हो रहा था। दुखते सर को हाथों में थाम कर वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। वो नाश्ता करने के बाद सीधी ऑफिस पहुंची थी। नेम प्लेट पर उसका नाम चमक रहा था, अब्दुल बारी खान। थोड़ी देर खड़े होकर उसने हिम्मत मुजतमा की और दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गए। सामने कुर्सी पर अपनी छा जाने वाली असल पर्सनालिटी के साथ मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही खुशबू का एक झोंका उसकी नाक से टकराया। उसे देखकर वो खड़ा हुआ और बैठने का इशारा किया। वो खुद पर जब्त करती खामोशी से बैठ गई थी। दिल की धड़कन तेज तर हुई जब वो कुर्सी छोड़कर टेबल पर उसके सामने बैठा। कुछ काम था मुझसे? उसके चेहरे पर से निकाब हटाते उसने बहुत आराम से पूछा, जैसे उसकी पक्की सहेली हो। उसने 16 बार नजरों से उसे देखा। आप हद से बढ़ रहे हैं सर। उसने नकाब लगाना चाहा तो बारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो इस तरह की हरकत भी कर सकता था, उसे उम्मीद नहीं थी। मुझे आंखों की जुबान समझ नहीं आती हाला, लबों से बोले, मैं समझ जाऊंगा। उसकी बात पर उसने दांत पीसे। वो वाहिद शख्स था जो उसे हाला पुकारता था। आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। वो तब ही तो गई। उसका जवाब सुनकर वो तभी उठ खड़ी हुई। तो ये मेरी जिंदगी है, मैं आपके साथ नहीं गुजार। बारी ने अगले ही लम्हे उसे खींचकर बाहों में भर लिया। वो हक्का बक्का रह गई। और तुम किसकी हो? बताया तो था तुम्हें कल, भूल गई हो क्या? गंभीर लहजे में कहता हुआ उसके नखूश पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता उसे हड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। उसकी बातों पर नूर ने होंठ पिछले। आप मेरे बारे में जानते कितना है? बारी ने गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिकाए, बस खामोश नजरों से उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर फूंक मारी। तो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ और कुछ। नूर ने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया। हाथ मत लगाया कर मुझे, किसी दिन सर फाड़ दूंगी आपका। उसके भड़कने पर वो हंसा था। तुम्हारी बेल पावर तो काफी अच्छी है, कौन सी चक्की का आटा खाती हो? नूर ने उसे घूर कर देखा। अगर आपने मुझे मजीद तंग किया तो मैं आपकी कंपनी में जॉब छोड़ दूंगी, और भूल जाएं कि मैं आपसे कोई रिश्ता कभी रखूंगी। और मुझसे मोहब्बत का दावा कभी मत कीजिएगा। मुझे इस्लाम से भी नफरत है। मेरी माँ से भी मेरे बाप ने मोहब्बत की थी, और फिर इस मोहब्बत की सजा उन्होंने जिंदगी भर काटी। वो तल्खी से मुस्कुराई, जबकि सामने वाले की पोजीशन में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। बारी ने गहरा सांस लिया। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगी? नूर ने माथे पर बल डालकर देखा और फिर हंस दी। मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, कुछ कहना तो दूर की बात है। बारी ने इस बार कदरे स्पार्ट नजर से उसका नफरत भरा अंदाज देखा और टेबल से गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल उठाया। चलो। उसकी बात पर नूर हैरान से उसे देखने लगी। कहा? ना चाहते हुए वो पूछ बैठी। अपने घर। बारी उसका निकाब लगाने लगा। उसने बारी का हाथ हटाने की कोशिश की। बारी ने उसे रोका और फिर उसे अपने काम में मशगूल हो गया। उसके खड़े होते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ ही लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के रुकते हुए तेजी से बाहर की जानी पड़ी। बारी ने गहरा सांस लिया। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगी? नूर ने माथे पर बल डालकर देखा और फिर हंस दी। मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, कुछ कहना तो दूर की बात है। बाई ने इस बार कदरे स्मार्ट नजर से उसका नफरत भरा अंदाज देखा और टेबल से गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल उठाया। चलो। उसकी बात पर नूर हैरान से उसे देखने लगी। कहा? ना चाहते हुए वो पूछ बैठी। अपने घर। बारी उसका निकाब लगाने लगा। उसने बारी का हाथ हटाने की कोशिश की। बारी ने उसे रोका और फिर उसे अपने काम में मशगूल हो गया। उसके खड़े होते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ ही लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के रुकते हुए तेजी से बाहर की जानी पड़ी, लेकिन इससे पहले उसकी कलाई बारी की मजबूत गिरफ्त में थी। उसे खींचते हुए गाड़ी में बिठाया, जबकि नूर उसकी तो आंसू तौर गिर रहे थे। वो बेहिस्सो हरकत बिना गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसे सू सू करता देख बारी के माथे पर बल पड़े। पागल लड़की, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना
तो इस वक्त मुझ पर मोहब्बत निछावर कर रही होती। एक तुम हो, अपने नए नवेले शौहर को बेजार कर रही हो। जवाबन नूर ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। उसे फार्म हाउस लाकर निकाह करने तक उस लड़की ने बारी को नाको चने चुभवाए थे। मुझे मेरे घर छोड़ दे, जबरदस्ती निकाह करके आप मेरे इरादे नहीं बदल सकते। बारी ने उसके बैठते उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल किए तो तरफ की। छोड़े मुझे, मुझे नफरत है आपसे। बारी ने उसकी रोई रोई आंखों को देखा और अगली पल न जाने दिल में क्या समाई, उसे सीने से लगाकर भेज दिया। हायला, आइंदा ये बात मत करना, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। जिंदगी में बहुत से फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तुम अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम अपने किरदार पर उंगली उठाने वाले का मुंह कभी नहीं तोड़ सकती। तुम जो नहीं हो उसके बारे में किसी की गलत बात सुनना कहाँ सही है। वो ना चाहते हुए भी उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े टूट टूट कर रो दी थी। बारी ने उसके बालों पर लब रखे। मुझ पर भरोसा भरोसा रखो हाला, मैं तुम्हें जिंदगी के हर मकाम पर हर कदम पर साथ मिलूंगा। मोहब्बत क्या होती है मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूँ, तुम मेरी बीवी हो और मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। नूरे आला ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी तो बारी ने उसके गाल थपथपाए, मगर वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। 2 दिन फार्म हाउस पर बुखार में वो दबती रही और बारी ने उसका हर तरह से ख्याल रखा था। वो मुलाजमाएं हर पल उसकी खिदमतें वे पेश पेश थी। अब तबीयत में बेहतरी आई तो नहाकर वो सो गई थी। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली। उसने जीरो बल्ब की रोशनी में कमरे में निगाह चुराई। तभी वो चौंक गई। उससे कुछ फासले पर वो बिल्कुल सीधा लेटा सो रहा था, बनियान और ट्राउजर में। वो बेख्तियार उसे देखे गई। उसके वर्जिशी जिस्म की कशिश ने उसे मुतवज्जा किया। उसके सीने के घने बाल बेहद भले लग रहे थे। लगता है मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है जो इतनी तवज्जो से देख रही है। उसकी गंभीर मदम आवाज पर उसने धलकर सीने पर हाथ रखा। तौबा है, ये आदमी ना मुझे मार कर ही रहेगा एक दिन, उसने दिल में सोचा और नजरों का जाविया बदला। बारी ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया तो उसके कुशादा सीने से आ लगी। वो बौखला कर रह गई। तुमने जवाब नहीं दिया, सुरकोशी में बोलता उसे हवासों में छा रहा था। उसकी तमाम तर मजाहमत नाकाम हो रही थी। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, जबरदस्ती की शौहर बन बैठे हैं आप। बारी ने उसके दुपट्टे को आराम से उसके वजूद से अलग किया तो नूरे हाला ने बेयकीनी से उसे देखा। इससे कबल के मजीद कुछ बोलती, उसके लंबे बालों को कैचर से आजाद कर चुका था। उसके रेशमी काले बाल किसी रेशम के थान की तरह बिखरते चले गए। तभी उसे हाथ बढ़ाकर उसने लाइट ऑन की तो उसे कुछ समझ न आया तो उसके सीने में ही मोच पा गई। वो खुलकर मुस्कुराया था। उसकी उंगलियां नूरे हाला के लंबे बालों की गर्दिश कर रही थी। मुझे अजीब अजीब ख्वाहिशात होने लगी हैं हाला, दिल में आई तुम्हें खुले बालों में देख। मुझे मालूम था बहुत लंबे बाल हैं तुम्हारे। पहली बार तुम लोग घर आया था ना तो दुपट्टे से भी नजर आ रहे थे। कौन सी खाद डालती इन पे? आखिर में वो शरीर हुआ तो उसने सुर्ख पड़ता चेहरा उठाकर से दिखा। खाद? उजेर ने बड़बड़ाई, मगर जल्दी बात समझ आने पर उसके सीने पर मुक्का मारा। छोड़े मुझे, जब देखो चिपकने लग जाते हैं। मौका चाहिए बस आपको। बारी ने ख्वाबनाक आंखों से उसे देखते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा, उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुकाया और उसकी थोड़ी पर लप रखे। फिर उसकी नरमी से वो इसके लबों पर लप रखता बेखुद हुआ। कुछ लम्हे बाद उसे जैसे जब उसे छोड़ा तो बेयकीनी से उसे दिख रही थी। उसकी कुर्बत में वो खुद को खोने लगी थी। सो जाओ हाला, तुम्हारा वजूद आज मुझे बहका रहा है। ऐसा ना हो कि मैं खुद पर जब्त खो दूं। वो गंभीर भारी लहजे में बोलता उसकी धड़कनों में इर्ताश पैदा कर गया। उसे खौफजदा कर रहा था। वो झट से बेड से उससे दूर होकर लेट गई और अपने वजूद को चादर में छुपा लिया। उसका ये ग्रेस चंद लम्हे का था। लाइट ऑफ करता वो उससे बाहों में भर चुका था। उसके कांपने पर वो मुस्कुराया और माथे पर लिप रखे। सो जाओ बस। और उसने झट से आंखें बंद कर दी। वो खुद भी सुकून से आंखें मूंद गया। सुबह उन दोनों के लिए एक अलग ही रंग लाई थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी जब वो नक्सद से तैयार उसके पीछे खड़ा हुआ और उसके लाए के लिबास में वो बेहद हसीन लग रही थी। बिना दुपट्टे के वो खुद में सिमटने लगी थी। बारी ने उसे सर से पांव तक देखा। बहुत हसीन लग रही हो, शौहर को काबू करने के सब हुनर मौजूद है तुम में। उसने बारी को घूर कर देखा और सीने पर हाथ रखकर पीछे हटाती दुपट्टा उठाकर लेने लगी। आपके मेरे कपड़ों का साइज कैसे मालूम है? बारी उसे गहरी नजर से देखता मुस्कुराया। इतने जोर से जफ्फी डालेगी भला मुझे मालूम ना होगा? वो सवाल पूछकर पछताई थी। गाल पल भर में सुर्ख हुए। बहुत ही बेशर्म है आप। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। ऑफिस से जो छुट्टियां हुई हैं, अगर मेरी सैलरी काटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे वार्निंग देती हुए बारी के दिल में उतर रही थी। जाने मन,
अब तो सैलरी देने वाला खुद तुम्हारा है, जो चाहे करना। उसने अबाया पहनते देख वो मुस्कुराया तो खुद पर स्प्रे करने लगा। ऑफिस से वापसी पर उसे घर ले आया था। नूरे हाला ने सहमी नजरों से उसे देखा तो बारी ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना। उसके साथ लड़की को देख सबके मुंह हैरत से खुल गए। ये कौन है? लेकिन किसी में उससे कुछ पूछने की कोई हिम्मत ना थी। उसे अपने साथ यूं ही ऊपर लेकर आ गया। एक कमरे के बाहर आकर वो रुक गया। उसने नूरे हाला का हाथ छोड़ दिया और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर से निकाह हटाया। उसकी तकलीफ में वो रूम में दाखिल होते न जाने क्यों मगर उसकी दिल की हालत अजीब होने लगी थी। वो एक स्टडी रूम था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी वाजिया नजर नहीं आ रहा था। बारी ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो रूम में कोई और भी मौजूद था। चाचू, देखिए मैं किसको लाया हूँ। उन्होंने नूर की तरफ देखकर सवालिया नजरों से बारी की तरफ देखा, जबकि दूसरी तरफ वो जैसे पत्थर की होगी। इस शख्स को तस्वीरों में वो देखती रही थी और माँ के मरने के बाद उसने कई बड़े लम्हों में इसी चेहरे को तो देखा था। बालों में कहीं कहीं सफेदी थी। वो आज भी से ही खूबरू और पुरकशिश थे। उसे अपनी आंखें देखी देखी पर यकीन नहीं आ रहा था। ये हकीकत कि मेरे अंदर का एहसास है जो मुझे यूं अपनी लपेट में ले रहा है, सब सच है या फिर मैं कोई ख्वाब की कैफियत में हूँ। वो खुद से ही सवाल कर रही थी। चाचू, ये आपकी बेटी है। उसने तैमूर खान की सब्ज आंखों में नमी चमकती देखी। बारी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तैमूर का खान के सामने ला खड़ा किया, मगर वो हाथ छुड़ाती उल्टे पांव दरवाजे की जानी पड़ी और बाहर की तरफ भागी। तैमूर खान ने बेबसी से बारी की तरफ देखा, उनको हौसला दिया और उसके पीछे बाहर निकल आए। वो भी सीढ़ियां उतर रही थी कि तभी बारी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू देख बारी का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। नूर ने गुस्से से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया, लेकिन नाकाम रही। तुम कहीं नहीं जा सकती हाना, यही तुम्हारा घर है। वो चिल्लाई थी। आप कौन होते हैं मेरे बारे में कोई फैसला करने वाले? मुझे किसी सूरत यहाँ नहीं रहना, समझे आप? और इस आदमी की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदाज पे नफरत ने बारी को हैरान कर दिया था। तभी सख्त लहजे में बोला, मैं अपनी बात बार बार नहीं दोहराता। तुम पाताल में बिजाकर छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। वो अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठा था उसके सामने बैठा। बाकी बात रही चाचू की। उन्हें जब तुम्हारी बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें और चाची को बहुत ढूंढा, लेकिन शायद उनकी किस्मत में तनहा रहना ही लिखा था। नूर ने उसका हाथ झटका। उन्हें क्या मालूम कि हम माँ बाप किस किस कर्ब से गुजरे। लोग मेरी माँ को और मुझे तवाइफ समझते रहे। मैंने इस लकब को खौफ से यूं नहीं छोड़ती। और जिस तरह मेरी माँ ने जिंदगी की तकलीफ ता लम्हे अकेले गुजारे, मैं नहीं बोल सकती। उन्होंने मेरी माँ को तलाक दी थी, फिर क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे मेरी माँ से छीन लेना चाहते होंगे। अगर मुझे मालूम होता कि आपका उनसे कोई रिश्ता है तो मैं निकाह से पहले मरना पसंद करती। समझा? बारी ने तवज्जो से जो सुना। उसने बिना कुछ कहे उसे सीने से लगाया तो वो तो जैसे किसी सहारे की मुंतजिर थी। उसके सीने में मुंह छुपाए वो बुरी तरह रोती थी। वो मफलूज है हाला, अपना दिल नरम कर दे, सारी नफरत दिल से निकाल दो। उन्होंने तुमसे चाहे जो भी किया हो, लेकिन तुम्हें अब उनका हौसला बनो। तुम जानती हो मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और मैं तुम्हें पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था। ऐसे नहीं तुम्हें जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अगर तुम अपनी खुशी से ये सब करोगे तो ठीक, नहीं मैं जबरदस्ती भी मैं करवा सकता हूँ। उसका चेहरा ऊंचा करते हुए शरारत से बोला था और नूर ने उसकी तरफ रुख मोड़ लिया था। वो नीचे आया तो सब लोग जैसे उसी के इंतजार में थे। बीजान, मैं उसे ले आया हूँ। दादी ने उसकी पेशानी चूमी। उसकी चाची और दोनों बच्चे खामोश थे। तभी सनम उसका हाथ पकड़ती सबके दरमियान ले आई थी। तभी नैना बोल उठी, बारी, ये लड़की आपको कहाँ मिली? जानते हैं, इसे ये मेरी क्लास फेलो थी। इसकी हकीकत ये है कि तभी बारी ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। बस, ये मेरी बीवी है और तैमूर चाचू की बेटी है। बारी को हैरान नजरों से देखते नैना बेयकीन थी। उसने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि किसी और का भी हो सकता है। उसने नम होती आंखों से बारी को देखा जो सबके सामने उसके लिए बोल रहा था। उसे एकदम तहफ्फुज का एहसास हुआ। बेजान ने उसे अपने पास बिठाकर उसका माथा चूमा तो उन्हें देखकर रह गई। ये मेरे चचा और चाची हैं। उसने अंदर दाखिल होती हमना खान और सुहेल खान की जानिब इशारा किया। वो एहतरामन खड़ी होगी और वो दोनों इससे खुश दिली से मिले थे। बेटा, अपने बाबा से मिली हो? सुहेल खान ने नरमी से पूछा तो उसने नम आंखों से देखते सर नफी में हिलाया। आओ मैं लेकर चलता हूँ। उन्होंने जिस मोहब्बत से उसका हाथ थामा था वो चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई। जिन सब रिश्तों को उसने कभी ख्वाहिश की थी उसे सब मिले थे, मगर उसका दिल वो अभी भी उसे किसी को अपना मानने के लिए तैयार नहीं था। तैमूर, देखो मैं किसे लाया हूँ। सुहेल खान ने उसे तैमूर खान के सामने किया। नूर ने देखा वो रो रहे थे। उसके सामने हाथ जोड़ते
जैसे वो एक नेक अजाब से गुजर रहे थे। उसने कांपते हाथों से उनके हाथ खोले, उन हाथों पर अपना चेहरा छुपाकर रो दी। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। उनके सीने से लगते उसे लगा वो तपती धूप से ठंडी छांव में आ खड़ी हुई है। उसके आंसू बह निकले थे, जबकि तैमूर खान भी जब्त होकर उसका सर चूमते रह गए। नूर की निगाहें उनके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उतने खूबसूरत थे कि वो आज भी उनके चेहरे पर नजर ठह जाती थी। कहीं की बालों की सफेदी ने उनके वकार में इजाफा किया था। वो अपने बाप जैसी ही तो थी, बस आंखें और रंगत माँ से चुराई थी। बाबा, उन्हें पुकारते उसके लब कप कपा कर रह गए। उनकी आंखों में भी नम हो गई। बहुत सारे हसीन ख्वाब थे जो उन्होंने अपनी जागती आंखों से देखे थे, और उन्हें पूरे होने से पहले अपने हाथों से तोड़ डाला था। बेटा, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता, और इस सब के लिए मुझे बहुत हौसला चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं ना अच्छा शौहर बन सका और ना ही अच्छा बाप। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। बहुत सी और बातें इंसान चाहकर भी किसी से नहीं कर पाता, सिवाय खुद के। अभी जाओ नीचे सबके पास, और फिक्र मत करना, सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और बारी की तो जान बसती है मुझ में, वो तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। उसने खामोश नजरों से उन्हें देखा और उसके हाथ चूमकर उठ खड़ी हुई थी। उसे रूम से बाहर जाता देखते रहे। नैना उसे आते जाते खा जाने वाली नजरों से देखती थी। उसके घर में लिबास देखकर उसकी नजरें झुक जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। वो सनम के साथ वक्त गुजारने के लिए नीचे आई तो बारी को लैपटॉप पर मसरूफ देख उसकी तरफ पड़ी। तभी नैना की नजर उस पर पड़ी। वो उठी और बारी के बिल्कुल करीब उसके कंधे पर बाजू टिकाकर उसकी तरफ झुकी। क्या काम कर रहे हो बारी? मुझे भी दिखा दो। बारी ने तवज्जो दिए बिना लैपटॉप को उसकी तरफ घुमाया। वो लब भींच कर रह गई। उसे लगा नैना ने उसे जलाने को इच्छित किया है। नैना अब भी जीन्स और टाइट सी शर्ट पहने हुए थी, जिसमें उसके जिस्म के तमाम खुदुखाल वाज़िह हो रहे थे। और हसीन तो वो भी कम नहीं थी। उसके पहनावे से उसके स्टेटस का अंदाजा होता था। बारी की मामा जहरा अलग ही मूड में रहती थी। नूर को उनकी खामोश सी आदत से डर लगता था। उसकी चाची और ताई के कपड़े देखकर वो अपनी नजरें शर्म से झुका लेती। तभी ये तो फिर जवान जहान नैना खान थी। तभी बारी की नजर उस पर पड़ी। इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है। चाचू के बिजनेस को संभालने के लिए तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। वो हैरान हुई। बाबा का बिजनेस? और फिर नैना को उसकी औकात दिखाने का उसे अच्छा मौका मिला। वो करीब चली आई। आपके पहलों में तो पहले ही लोग बैठे हैं, क्या आपकी गोद में बैठ जाओ? उसके बेबाक लहजे और बात पर बारी ने चौंक कर सिर उठाया। वो मुस्कुरा दी। तभी बारी ने नैना का बाजू कंधे पर से हटाया। तुम वहां जाकर बैठो, या हाला को बैठने दो। नैना हाला को कहर बरसाती नजरों से देखते हुए उठी और वॉकआउट कर गई। वो बारी से जरा फासले पर बैठी तो बारी खुद से उसके करीब हुआ। गोद में आ जाओ, लैपटॉप पर देखने में आसानी रहेगी। बारी ने आंख मारी तो वो दांत पीस कर रह गई। जबकि वो इसी काम के मुतालिक समझाने लगा तो वो भी तवज्जो से समझने लगी थी। उनके कमरे की तरफ उसके बढ़ते कदम एक पल को रुके थे। ऐसी क्या कशिश थी इस शख्स में कि वो सारी नफरत भूल गई कि ऐसा ही था कि उसकी जिंदगी में बाप के प्यार की जो कमी, जो कसक थी, उसे इनकी तरफ खींच रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर चली आई। उसे देखकर वो एकदम से खिले उठे। बाजू खिलाकर उसे अपने पास बुलाया तो वो चली गई और सर उनके कंधे पर शफकत बड़े सीने पर रख दिया। मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करोगी, मुझे धकार दोगी और वापस भी नहीं आओगी। नूरे हाला ने सर उठाया और उनकी आंखों में देखा। आपने मुझे रोका भी तो नहीं था। उसकी शिकवा करने पर मुस्कुराई। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ आओ। उनके सामने आकर बैठी। दोनों के दरमियान खामोशी का इस सिलसिला तवील हुआ। दोनों के पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। तैमूर खान की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हारी माँ से पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत ने इश्क किया, लेकिन एतबार नहीं कर सका। उस तरह देखकर बोल रहे थे, शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों में जिंदगी महरूमियां और चेहरे पर मुसाफतों की गर्दनें नहीं देख सकते थे। मेरी जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। जिसे जैसे सुकून तो अपने साथ ले गई है, मेरी बेसुकूनी बढ़ती जा रही है। अब्दुल बारी बहुत छोटा था उस वक्त। वो शुरू से ही मेरे बहुत करीब था, तो साय की तरह मेरे साथ रहा। एक रात बारी को बहुत तेज बुखार हुआ तो वो बुखार में तप रहा था। मेरे से हॉस्पिटल ले आया। वहां मुझे मेरी डॉक्टर अस्मा मिली। उसने मुझसे पूछा कि तनूर तुम्हारी बेटी हो या बेटा। तो मैं उसकी सूरत देखता रह गया। उसने मुझे बताया कि सिदरा माँ बनने वाली थी। वो मेरी बिखरती हालत से बेखबर बोलती जा रही थी। मैं तो अभी उसका गम मना रहा था और वो चली गई। और मैं अपनी जमीर की अदालत में मुजरिम ठहरा और पछतावा भी मेरा मुकद्दर पले। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी थी। मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद भी मफलूज हो गया। मेरी सजा देखो। मैं तुम्हारी माँ से माफी भी ना मांग सका।
ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وقت کا پچھتاوا اور ملال ان کے چہرے پر رقم تھا۔ تب باری میرا حوصلہ بنا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں، میری بیٹی میرے سامنے ہے، میں اپنی گڑیا کو پیار کر سکتا ہوں۔ نورِ حالہ نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے گرد پیالے کی صورت رکھا۔ یقین کر لے بابا، میں آپ کے سامنے ہوں۔ امی نے زندگی میں بہت دکھ سہے، میرے لیے خود بھوکی رہی، لوگوں کی باتیں سنی، اور میں زندگی میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں بابا۔ آپ کے لاڈلے باری نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، اور میں رخصتی تب تک نہیں چاہتی جب تک آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ سمجھا دیں آپ اپنے لاڈلے کو۔ تیمور خان مسکرائے۔ میں جانتا ہوں سب۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے سمجھاؤں گا کہ میری گڑیا کو تنگ نہ کرے۔ دونوں نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ اس کی زندگی ایک دم سے مصروف ہو گئی تھی۔ تیمور خان کا کمرہ نیچے سیٹ کرنے کے بعد اسے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ ان کے تقریباً سارے کام وہ خود کرتی تھی۔ رات کو ان کو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ کر سنانا، اور پھر ان پر تبصرے۔ وہ دونوں گنتوں باتیں کرتے تھے۔ تیمور خان کے پاس لائبریری میں انگنت کتابیں تھی جو اس کی خوشی کی وجہ بنی تھی۔ اس کا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزرتا۔ نیچے جاتی تو نینا کی تلخ باتوں سے اس کا دل جلتا، اور چچی بھی بیٹی کو تو نہیں روکتی تھی۔ سنم اپنے کاموں میں زیادہ تر مصروف ہوتی تھی، تبھی وہ زیادہ تر انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ رات جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو بے خیالی میں اس نے سب سے پہلے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور ہلکی نمی لیے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تاکہ سوکھ جائے۔ تبھی آئینے میں نظر پڑی تو جھٹکا لگا۔ صوفے پر بیٹھا وہ بہت توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ اٹھانے بھاگی۔ دوپٹہ لے کر اس نے باری کو سخت نظروں سے دیکھا۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کر لینا چاہیے۔ اس کے تبتے پر وہ مسکرائے۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی کب سے بیٹھا ہوں۔ منہ نے اسے گھورا۔ وہ آج کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے انداز کی ساری شوخیاں معدوم تھی۔ جاؤ میرے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاؤ، سر میں درد ہے بہت۔ اس کو سر دباتے دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ کھانا کھایا آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر باری نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے چائے نہیں پسند، پھر بھی وہ چائے مانگ رہا تھا۔ اچھا بیٹے، میں آپ کے لیے لاتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو وہ صوفے پر سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے کھانا لے آئی۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس کے لیے فکر مند تھی۔ یہی بات اس کا موڈ بدل رہی تھی۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ وہ پلٹ گئی۔ کچھ دیر میں وہ چائے کے 2 کپ اور اس کے لیے سر درد کی ٹیبلٹ لے چلی آئی۔ چائے پیتے وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج کل بہت مصروف نہیں ہوگی؟ ہاتھ ہی نہیں آتے میرے؟ اسے ٹون بدلتے دیکھ وہ چونکی اور جلدی سے پلکوں کی جھلمل گرائی۔ بس آفس اور پھر بابا کے ساتھ۔ اس نے محض سر ہلایا۔ اس نے ٹیبلٹ نکال کر باری کے سامنے ہتھیلی پر پھیلائی تو باری نے اسے دیکھا، پھر کپ رکھتے اس نے نور حالہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ دروازہ بھی تو کھلا ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، یہ دروازہ کھلا ہے۔ باری نے اس کی کومل گال کو چھوا۔ دیکھنے دو جس کو بھی دیکھنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔ وہ بے خوفی سے بولتا اس کے نکوش کو جیسے سانسوں سے حفظ ہلنے لگا۔ باری، اس نے گھبرا کر ہتھیلی سامنے کی۔ ٹیبلٹ تو کھا لے۔ اس نے دانت پیستے ٹیبلٹ اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر دور پھینکی۔ میرے درد کی دوا تم ہو حالہ۔ اسے باہوں میں بڑھتا اس کے کان کی لبوں میں دبا گیا۔ نور حالہ کی جان پر بن گئی تھی۔ گر، تو یہاں یہ سب چل رہا ہے۔ نینا نے اندر آتے تالی بجائی تو باری نے اسے آرام سے خود سے دور کیا اور سرخ آنکھوں سے نینا کو دیکھا جو آنکھوں سے آگ برساتی دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شرمندہ سی سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش میں تھی۔ دیکھ لیا نا، جاؤ یہاں سے۔ باری اس کے منہ پر چلایا تو نینا نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ تو ہے ہی ایسی گٹیا اور حرافہ، میرے حق پر ڈاکہ ڈالے گی تم اسے کہیں منہ دکھانے کے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ نینا خان باری کے قدموں کے میں آ گری۔ تمہاری اتنی جرت، تم مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے بازو سے پکڑے وہ کمرے سے باہر دھکیلتے زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کی طرف جارن انداز میں بڑھتا اسے بازو سے تھام گیا۔ نور حالہ نے سہم کر دیکھا تو وہ نہ جانے کیوں نرم پڑ گیا۔ وہ باہر سب کو بتا دے گی جا کے، اب چلے جائیں باری یہاں سے۔ باری نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام لیا۔ پہلی بار اس نے باری کو پریشان دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم اور سرخ تھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ نور حالہ کے لیے اس کے سوال کا جواب کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ جواب دو حالہ، کیا تم مجھے شیئر کر سکتی ہو کسی کے ساتھ؟ اب کی بار وہ بے بسی سے بولا۔ نور حالہ نے کوئی جواب دے دیا، مگر اس نے خود کو بے بس پاتے سر اس کے سینے سے لگاتے بازو اس کے گرد حمال کیا۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے اتنے مشکل سوال مت کریں باری۔ باری نے اسے شدت سے باہوں میں بھر لیا۔ اس کے بالوں کو اس کی گردن سے دور کرتے، اس کی شارک پر لب رکھتے، اس سرکوشی میں بولا،
मुझे तुम मेरी सांसों की तरह थी सुहाना, मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता। नूरे आला ने खुद में सिमरते उसे जैसे खुद को सौंप दिया था। अगले दिन सब खामोश थे, जबकि वो सर झुकाई खड़ी थी। हमना खान ने उसकी सही मानों में मिट्टी पलीट की थी, जबकि जहरा खान ने उसके मुंह पर थप्पड़ रिसीव किया था। घटिया लड़की, शर्म नहीं आती, शादी से पहले मर्द के पहलू में सोते। हमना खान ने उसकी जात के चीथड़े उड़ाए थे, उसे बालों से घसीटा। तभी सनम बाग के ऊपर बारी को जगाने भागी। मामा! उसे बेपर्दा करती हमना का हाथ रोकने वाला गाजी था। बस कर दे खुदा के लिए। उसे चादर से हाला के वजूद को लपेटते उसे अपने पीछे छुपाया। गाजी, तुम हट जाओ, इसे इसकी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी है। इससे बारी ने रिश्ता मजबूरी में जोड़ा था, ताकि इसके बाप के पास लाया जाए, और उसने इसे हकीकत समझ लिया। जहरा खान का गुस्सा सवा नेज़े पर था। लाउंज में उसकी सिसकियां उसकी आवाज में दब रही थी। तभी वो भागता हुआ आया और लाउंज का मंजर उसके लिए नाकाबिले यकीन था। उसके आने से सब सहम गए, सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो गाजी को पीछे हटाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी अबतर हालत, बिखरे टूटे बाल और सुर्ख चेहरा देखते लब पींच गया। उसे हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर उंगलियों के निशानात देखे। वो सर झुकाए बस रो रही थी। किसने किया इसके साथ ऐसा? उसे सीने से लगाए शेर की तरह दहाड़ा था। सब खामोश थे। उसकी गुस्से से सब वाकिफ थे। आज के बाद किसी ने इसे छुआ भी या कुछ कहा तो मैं इस घर के सुकून को और आग लगा दूंगा। बीवी है ये मेरी, और मुझे मालूम है कि अपनी बीवी को कैसे रखना है। वो इन सबको देखता उसे हाथ पकड़कर वहां से ले गया था। चाचू, आप जानते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। बारी ने उनके हाथ चूमे थे। डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन के बाद चल सकते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन के साथ कुछ सेशन होंगे और फिर उसके बाद ऑपरेशन। आप मेरे साथ जर्मनी जा रहे हैं, मैं अपना बिजनेस भी देख लूंगा। उन्होंने सर हिलाया। तभी नूरे हाला चली गई। बारी ने उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखा, और ये सब उसकी मोहब्बत तो तवज्जो थी जो तैमूर खान ऑपरेशन के लिए राजी हो गए थे। बाबा, आपको कुछ चाहिए? उसने आते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ इशारा किया तो उनके करीब आ बैठी। बारी, मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी, बस। उन्होंने अचानक फैसला किया। नूरे हाला के साथ बारी ने भी चौंक कर देखा। आज सुबह जो हुआ मुझे सब मालूम है, अपनी आंखों से देख चुका हूं मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को मेरे ही घर में धकारा जाएगा। उन्होंने दुख से कहते नूर का सर सीने से लगाया। बारी का सर शर्म से झुक गया। सॉरी चाचू, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे। फिर भी आप हाला को साथ ले जाना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं हो सकता। बारी की बात पर उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बारी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे जैसी गलती कभी नहीं करोगे, मेरी बेटी को खुश रखोगे। उन्होंने इसे पुरउम्मीद नजरों से देखा। चाचू, मैंने आपसे वादा किया था, आज फिर से वादा करता हूँ, मैं कभी भी नूरे हाला को नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। उन्होंने बारी का सर चूमा, और नूरे हाला के दिल की कैफियत भी बदल रही थी। ऐसी एक हसीन शाम थी जब उसने अब्दुल बारी के हमरा जर्मनी की सरजमीन पर कदम रखा। उसने सर उठाकर खुले आसमान को देखा और फिर अपने इर्द गिर्द रंगों में डूबी पुरहुजूम दुनिया को। तैमूर खान की व्हील चेयर को केलते अब्दुल बारी ने तवज्जो से उसके चेहरे के तासुरात को नोट किया, मगर कहा कुछ नहीं। वो सभी इस बात से बेखबर थे कि नया सफर उन्हें न जाने कहाँ क्या दुख देने वाला है, जिंदगी उनसे क्या छीन लेने वाली है। वो तीनों ही तकदीर के इस लिखे गए फैसले से बेखबर थे। बारी उन्हें अपने छोटे से फ्लैट में ले आया था, जहां वो रहता था। बिजनेस के हवाले से जब भी जर्मनी आता था तो उसका क्याम इसी फ्लैट में होता था। नूरे आला को छोटा सा साफ सुथरा फ्लैट बेहद पसंद आया था। तैमूर खान आते ही खाना खाकर सो गए थे। उन्हें सोता देख वो इनके करीब से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नूरे आला बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे शायद सो रही थी। फ्लाइट में वो इस कदर खौफजदा थी कि सबकी परवाह किए बगैर उसकी सीने में छुपने की कोशिश कर रही थी। वो लम्हा याद करते बारी के लग मुस्कुराए। वो बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गया और बेख्तियार यकटक उसके चेहरे को देखता रहा। उसके सीने पर खुली किताब वैसे ही उल्टी पड़ी थी। उसका एक हाथ ढलक कर बेड पर आ गिरा, जबकि दूसरा भी किताब पर था। ऐसे में उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आए तो उसने लब दबाए। बारी, इस लड़की से शादी तुमने अपनी मजबूरी में की थी। निकाह करने का मकसद सिर्फ इस घर में लाना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, तैमूर खान ठीक होते जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें इस लड़की को तलाक देनी होगी और नैना से शादी करनी होगी, क्योंकि इस बात का फैसला बहुत पहले हो चुका था कि नैना ही तुम्हारी जिंदगी में आएगी और उसके अलावा कोई लड़की नहीं आएगी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। नहीं, मैं सिर्फ हाला को चाहता हूँ और इसके अलावा किसी को नहीं, और मैं चाहकर भी अपनी जिंदगी से उसे नहीं निकाल सकता। उसे निकालूंगा तो शायद मेरा दिल काम करना बंद हो जाएगा।
इस सोच के आते वो उठ बैठा। उसने नरमी और एहतियात से किताब उठाकर साइड पर रखी और इसे एहतियात से तकिए पर लटाया और गहरी नींद में थी, इसलिए शायद उसका छूना महसूस न कर सकी। उसका चेहरा बारी के चेहरे के बेहद करीब था। उसकी मलबूती हुस्न में वो खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था और वो खो जाना चाहता था। न जाने कब उसने बाजू फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ये शायद उसे खोने का डर इस कदर था कि वो खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो नींद में जरा सा कसमसाई और फिर उसके बाजू पर सर टिकाए नींद में चली गई। उसकी हल्की हल्की सांसों की गर्माहट वो अपने कंधे पर महसूस कर सकता था। बारी ने उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। फैसला तो वो बहुत पहले ही कर चुका था, मगर अब उसे साबित कदम रहना था। जिंदगी उससे बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी और उसे ये साबित कदम रहना था। हाला, चलो मेरे साथ, अभी हमें हॉस्पिटल जाना है। बारी तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला तो उसने सर उठाकर उसे सुर्ख आंखों से देखा। उन्हें यहाँ आए महीना हो गया था, मगर तैमूर खान की तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। उन दोनों के हाथ पांव फूल चुके थे। सुहेल खान 2 बार चक्कर लगाकर वापस चले गए। अब भी वो किसी मौत से और दुआ के मुंतजर थे कि कोई दुआ अर्श इलाही पर जाकर कबूलियत का दर्जा पा ले और उसके बाबा ठीक हो जाए। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? बाबा की तबीयत कैसी है? अब्दुल बारी ने उसे गहरी नजरों से देखा। उसका चेहरा सता हुआ था। उसने आगे बढ़कर नूरे हाला के कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला देते हुए बोला, परेशान मत हो, सब ठीक है। बस मेरे साथ चलो, चाची तुम्हें याद कर रहे हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो खुद पर जब्त करता न जाने कैसे ये अल्फाज बोल रहा था। अपने वजूद को चादर में लपेटती उसकी हमरा फ्लैट से बाहर निकल आई। आज न जाने क्यों दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसका जी चाह रहा था कोई सबसे कहीं बहुत दूर भाग जाए या कहीं जाकर छुप जाए जहाँ कोई आवाज ना आए, कोई साया उसके ताक़ुब में ना हो। बारी ने उसका हाथ थाम कर थपका, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। हौसला रखो और परेशान नहीं होते। हालांकि वो खुद को कर्ब के जल में लम्हों में गुजर रहा था। उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे हर लम्हा अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। तैमूर खान की मैयत पर वो किस तरह पाकिस्तान लेकर आया था, ये तो बस वही जानता था। दिल हर लम्हा कटता जा रहा था। उसे लग रहा था उसका वजूद बिल्कुल खाली हो गया है। उसके दिल में तैमूर खान के लिए जो मोहब्बत, जो प्यार था, शायद उसके सगे बाप के लिए भी नहीं था। उन्हें खो देना उसके लिए किसी बहुत बड़े नुकसान से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं अचानक उसे छोड़कर चले जाएंगे। और ऐसे में नूरे हाला की जो हालत थी वो भी उसे देखी नहीं जा रही थी। पूरे घर का माहौल सोगवार हो गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो यूं अचानक उन सबको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में फसी खान ने उन सबको संभाला। नूर का इन दिनों उन्होंने बेहद ख्याल रखा। खुद खाना लेकर उसके कमरे में जाते और घुट्टों में बैठकर उसके समझाते, मगर उसका गम था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तैमूर खान को गुजरे पूरा 1 माह हो गया था। वो खामोशी से अपने कमरे में बैठी उनकी और अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि आंखें बरसने लगी। सबके बावजूद वो रो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा दहाड़ से खुलती हमना खान और जहरा खान चली आई। हमना खान ने आते उसके बालों से जकड़कर बेड से नीचे खींचा और वो जो अपने गम में थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेड से बुरी तरह नीचे गिरी और उसे घुटनों और पांव पर चोट लगी। वो दर्द से करा उठी। हमना खान ने उसे यूं ही बालों से पकड़े घसीटते हुए बाहर ले आएगी। तुम किसी महल की मेहरानी नहीं हो जो हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है। घर में ढेरों काम होते हैं, वो कौन करेगा? तुम्हारा बाप मर गया है, अब कब तक रोती रहोगी? वो चिल्ला रही थी जबकि वो सहमी उन्हें देख रही थी। तभी जहरा खान ने हमना खान को पीछे किया और उसे कंधों से थामकर उसकी आंखों में बेबाकी से देखा। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी और ना ही मैं ऐसा करके अपने बेटे को खुद से बदगुमान करना पसंद करूंगी। मैं तुम्हें बस एक बात बता दूं कि हम जल्द बारी की शादी कर देंगे और तुम अपनी हैसियत और औकात का तय्युन बहुत अच्छे से कर लो तो बेहतर है। यही तुम्हारी औकात है। उन्होंने इसे झटके से छोड़ा तो वो चकरा कर रह गई, जबकि लाउंज में बैठे नैना के लबों पर बहुत दिल फरेब मुस्कुराहट थी। अब्दुल बारी को बिजनेस के हवाले से बाहर जाना पड़ गया था। तभी उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उन औरतों ने नूर का जीना हराम कर दिया था। बेजान तो सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर या तो रोती रहती या अपनी इबादत में मशगूल रहती। बाहर की दुनिया में उन्होंने दिलचस्पी लेना बिल्कुल छोड़ दी थी। ऐसा ही एक दिन था जब वो सफाई करने में मसरूफ थी, जबकि नैना सोफे पर बैठी कोई फिल्म मूवी देखने में मसरूफ थी। जब वो उसके करीब से गुजरी तो नैना ने जानबूझकर अपना पाँव आगे किया और वो जो बेख्याली में चली आ रही थी बुरी तरह उलझकर नीचे गिरने को थी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। नूर ने खौफ के मारे आंखें मीच ली।
जबकि मुकालबिन ने बेयकीनी से उसका चेहरा देखा। नैना ने हड़बड़ा कर उसे देखा और फिर जल्दी से अपने कानों से हैंड फ्री निकाली। तुम तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी 10 दिन में आना था ना तुमने? वो बुरी तरह घबरा गई। जवाब में बारी के हाथ का थप्पड़ उसके गाल सुनकर गया। देख चुका हूं मैं तुम्हारी हरकत। उसे नफरत भरी नजरों से देखते वो हाला को सीने से लगा गया। उसके वजूद का लम्स पाती सर उठाकर बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। उसके सीने पर सर टिकाते जैसे उस जिंदगी से थक चुकी थी। मैं 10 दिन बाद आता तो क्या तुम ये हरकत तब भी करती जो तुम अब कर चुकी हो? उसे कोई चोट लग जाती तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। उदान पीस कर गिराया। नैना मुंह पर हाथ रख के उल्टे कदम वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद बारी ने उसे देखा। वो बेहद कमजोर लग रही थी और चेहरे पर गुली सर्दियां, बिखरे बाल और होंठ का किनारा भी जख्मी था। चेहरे पर भी अजीब से दाग बहुत नमाया थे। वो इसे ऐसे तो नहीं छोड़ कर गया था। तो इसका दिल दुख से भर गया। उसने हाला का सर सीने से लगाकर उसके बालों पर लब रखे। तुमने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना? और ये क्या हुलिया बनाकर खेल रही हो? तुम ऐसे तो इस घर के मुलाजिमिन को भी नहीं होता ना? हाला, ऐसा भी कोई करता है क्या? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना ख्याल रखोगी। ऐसे रखते अपना ख्याल? वो जैसे सामने देखकर उसके मोहब्बत भरे लहजे को सुनती, फूट फूट कर रो देती। उसे साथ लगाए उसे अपने कमरे में ले आया। बैठकर बिठाते उसके सामने बैठा और उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामकर बहुत तवज्जो से देखा। सच बताओ, मुझे क्या हुआ है मेरे पीछे? तुम्हारे चेहरे पर निशान किस चीज के हैं? और ये जख्म? उसने होठों को छुआ तो करा कर रह गई। और कुछ मत पूछे। बारी ने चेहरा हाथों के प्याले में छुपा दे वो पूरी शिद्दत से रोते हुए कहने लगी। तो लब खींच गया। उसे बिना कुछ कहे ब्रीफ केस निकाला और दूसरी चीजें पैक करने के बाद उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आया। तभी फसीह खान ने उसका रास्ता रोका। वो जो अभी ऑफिस से आए थे उसे यूं नूर का हाथ पकड़कर पैकिंग के साथ जाते देख हैरान हुए। वो भी ऑफिस से लौटे थे। उन्हें जाता देख वो परेशान होना बजा था। तभी उसने नूरे हाला को उनके सामने किया। उसकी जर्द रंगत और हालत देखकर वो भी जैसे सदमे में आ गए। इसे क्या हुआ है? उनके पूछने की देर थी कि वो फट पड़ा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ ये सलूक होता है। उसके चेहरे पर निशान देखे थप्पड़ गए। किसने कहा मारा है मुझे पता है तो सही, मगर इस मामले में ये गूंगी है। मैं चुप नहीं रहूंगा। तभी नैना चली आई। उसने दरिश्तगी से बाजू जकड़ कर सामने किया। शादी करना चाहती हो ना मुझसे? मैं करूंगा तुमसे शादी, मगर उसके बाद तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सब अब्दुल बारी के नाम से भी कांपोगे। तैयार रहना, मेरे आने का इंतजार करो बस। उसे सोफे पर धक्का देते वो सहमने पर मजबूर कर गया। फिर वो हाला की तरफ पलटा। तुम्हारे दिमाग का भी मुझे इलाज करना पड़ेगा। जानती नहीं क्या तुम मेरी हैसियत इस घर में है? अपने साथ ये सलूक करने वालों को मुंह पर जवाब नहीं दे सकती थी क्या? नूरे आला ने उसकी आंखों में देखा। अगला लम्हा उन सबके लिए हैरान कर देने को काफी था। उसने झुककर पाँव से चप्पल निकाली और नैना की जाने पड़ी। तुम शादी करोगी नैना मेरे शौहर से? उसके बालों से पकड़कर चप्पल उसके सर पे बरसाती वो शुरू हो चुकी थी। नैना अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर नूर ने उसे जिस तरह बालों से जबरा हुआ था उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। बारू बारी सीने पर हाथ बांधे उसे देखता रहा। नैना की चीखों पुकार सुनकर सभी इकट्ठे हो गए। उसकी चीखों पुकार के साथ जहरा और हमना की चीखें भी शामिल थी। तभी फसीह खान ने आगे बढ़कर जहरा खान के मुंह पर थप्पड़ मारा। लाउंज में एकदम सुनाटा छा गया था। नूर ने भी नैना के बाल छोड़ते उसे धक्का दिया। ये मेरे मरहूम भाई की बेटी है, इसके साथ इतना गलत तुम सब कैसे कर सकती है? वो भी नैना के लिए। नैना मुझे अजीज जरूर है, मगर बारी के लिए मैंने हमेशा अच्छी सूझी लड़की का तस्वर किया था। और नूरे हाला में वो सब खूबियां मौजूद है। फसीह खान ने उन सबको आंखें दिखाई। सब अपनी जगह सर झुकाए खड़े थे और नूरे हाला का हाथ थामकर लाउंज से बाहर निकल गए। मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मुझे इन रिश्तों की जरूरत नहीं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ ये सलूक करते हैं। जहरा खान ने बारी का रास्ता रोका। मैं नहीं जाने दूंगी। कहाँ जाओगे? फसीह खान ने उनका हाथ थामकर सर पर किया। तुमने ठीक फैसला किया है, तुम जाओ, ले जाओ उसे। बारी उनसे गले मिलता उसे लिए घर से बाहर निकल गया। जहरा खान वही जमीन पर बैठी ही रोने लगी, जबकि हमना तो नैना की हालत संवारते हुए रोते चली जा रही थी। फसीह खान ने सर झटकते अपने कमरे का रुख किया था। उसे फार्म हाउस ले आया था। आते हुए दुपट्टा सोफे पर फेंककर वॉशरूम भागी। वो जो जरूरी काम करने लगा था, फोन वही बेड पर फेंकता उसके पीछे भागा। वो वोमिट करता देख परेशान हुआ। हाला, क्या हुआ है? उसे कंधों से थाम कर बोला तो उसने मुंह पर हाथ रखे जर्द पड़ते चेहरे के साथ बारी को देखा। उसकी 2 दिन से यही हालत थी। बारी, मेरा सर। इससे कबल वो कुछ कहती और बेहोश होकर उसके बाजुओं में वो झूल गई। हाला, उसका चेहरा वो थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा।
मगर बेसोल। उसे लगा कि बिस्तर से लिटाने से वो डॉक्टर से उसका चेकअप करने की बात करने लगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। उसे देखता दुख से सोच रहा था। मुबारक हो मिस्टर खान, आपकी वाइफ 2 माह की प्रेग्नेंट है, डॉक्टर उसे बता रही थी और वो मुंह खोले सुन रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी बेखुदी याद की। उसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकी। खुशी के मारे पांव जमीन पर लेट गए थे। वाकई, ये कैसे? मतलब मैं बाबा बन जाऊंगा? डॉक्टर ने मुस्कुराकर सर अस्पात में हिलाया। तभी नर्स हाला को बाजू से थामे चली आए। हाला के चेहरे पर निगाह पड़ी तो निगाहें चुरा कर उसके बराबर बैठे थी। मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ, इनका बहुत ख्याल रखिएगा और चेकअप भी करवाते रहेगा। मैं अपनी वाइफ का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा डॉक्टर। उसे मोहब्बत से देखता वो सरशार सा बोला था। हालत उसकी बेताबियत देखकर ही हैरान हो रही थी। हर तरह का फ्रूट वाफर मकदार में लेकर वो उसकी जरूरत की हर चीज गाड़ी में पहुंच चुका था। बस करते बारी, और क्या क्या लेना बाकी है? ये सब खराब हो जाएगा। बारी ने उसे घूरा। खाने के लिए ले रहा हूँ, देखने के लिए नहीं। नूर ने सर थाम लिया। इतना मैं नहीं खा सकती बारी, आप समझते क्यों नहीं? बारी ने मुंह बनाया। ठीक है, मगर लापरवाही मत करना। उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता वो बेहद खुश था। 2 दिन तक वो छोटा सा प्यारा सा घर भी खरीद चुका था। बड़े घर हाला को पसंद नहीं थे। वो दोनों बहुत खुश थे। सनम और गाजी दोनों इनसे मिलने भी आते थे। बाकी किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। फसीह खान ने तो इन्हें खुद ही ढूंढ निकाला था। वो नहाकर निकली तो बालों को टॉवल से साफ करने लगी। उसका आज चेकअप था। वो भारी के आ जाने से पहले तैयार हो जाना चाहती थी। उसे उसने आईने में खुद को देखा। उसका रूप हर गुजरते दिन के साथ निखरता चला जा रहा था। उसके बाल और भी लंबे होकर घुटनों को छूने लगे थे। वो भी बाल बना ही रही थी कि दरवाजा खोलकर वो चला आया। आते ही उसके ठंडे ठंडे भीगे वजूद को बाहों में भर लिया। सांस तो ले ले। आते ही बस शुरू हो गए। बारी ने उसके मुंह बनाने पर बेबाक नजरों से देखा। इतनी हसीन बीवी हो जिसकी, और उसे कुछ देखकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी बात पर सटपटा गई। सुनो, मुझे बेटा चाहिए मेरे जैसा। नूर ने दांत पीसे, मतलब जी भर के बेशरम। बारी ने जवाब में उसे मीठी नजरों से देखते उसकी भीगी जुल्फों को बिखेरा और लग उसकी शारत पर रखे। अभी तुम्हें बहुत शरीफ सा बंदा हो, तुम्हें सख्ती से छू नहीं सकता। जिस दिन कंट्रोल बैठा को खो बैठा तो खैर नहीं। वो आंखें मीच गई। अब तो उसकी दीवानगी की आदी होती जा रही थी। उसकी तेज होती धड़कनें वो महसूस कर सकता था। तभी नरमी से उसके लबों पर झुका। वो काम कर रह गई और बारी ने उसे अपनी बाहों में भरकर और भी अपने करीब कर लिया था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका बारी को बेसब्री से इंतजार था। नूरे हाला ने सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। माँ और बच्चा दोनों ठीक थे। फसीह खान, जहरा खान सनम के साथ आए तो बारी ने मुंह मोड़ लिया। फसीह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माफ कर दो ले, आज तो मैं भी नहीं रह पाया। बहुत सजा काट ली हम सबने। बारी ने नम आंखों से माँ को देखे सीने से लगा लिया। वो बेटे का लम्सपाती रो रही थी। बस करे मामा, मुझे तकलीफ हो रही है। आप और हाला मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। उसे उस दिन कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। जहरा खान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तभी नर्स छोटे से बेबी को गोद पे लिए चली आई तो जहरा ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लिया। गुलाबी दूध जैसी सफेद रंगत और नरम सा उबारी की दिल की धड़कनों को तेज कर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना बेटा है। सब बारी बारी बच्चे को गोद में उठाए प्यार कर रहे थे। बारी का दिल सुकून से भर गया। बारी ने लब उसके माथे पर लप रखे तो उसकी आंखें खोलकर उसने देखा। वो मुस्कुराया। खुश हैं आप? नूर ने मदम आवाज में पूछा तो उसकी गाल पर लगभगता सीधा हुआ। बहुत। हमारा बेटा बहुत क्यूट सा है हाला। मैं उसके छोटे से वजूद को गोद में लिया तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को बढ़ते पाया। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे अनमोल तोहफा दिया है। वो नरमी से मुस्कुराई। कहाँ है वो? उसके पूछने पर बारी मुस्कुराया। बाहर है अपनी दादों के पास। नूर ने चौंक कर से देखा तो फिर मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा कि आपने उन्हें माफ कर दिया। रिश्ते बार बार नहीं मिला करते। उसके हाथ लबों से लगाते वो सरशार हुआ। मुझे तुमसे मोहब्बत है हाला, तुम्हारे मिजाज के सभी रंगों से, तुम्हारे वजूद के हर किरदार से, नरमी से, गुस्से से, तुम्हारी मोहब्बत से। मुझे मोहब्बत है बेइंतहा। वो उसके कान के करीब सरकोशी में बोला तो हाला ने जरा सा रुख मोड़ कर लब उसकी बियर्ड पर थे। वो मुस्कुराया और उसके बालों में मुंह छुपा दिया था।